CSE द एजुकेशन रिवॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4, कृषि एवं किसान मंत्रालय। एक एक मिनिस्ट्री वाइज हम टैकल कर रहे थे। ये हमारा फॉर्मेट होता है। आज पर डे हम हर लेक्चर में 3 योजनाओं को डिस्कस करते हैं। तो आज डिस्कस करने के लिए 3 योजना है। परंपरागत कृषि विकास योजना फर्स्ट योजना होगी आज की हमारी आज के लेक्चर की। दूसरी योजना होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और थर्ड होगी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार। तो ठीक है, इसके क्रम में हम सीधे आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका कमेंट बॉक्स में कई सारे जवाब आए हैं। बहुत सही जवाब दिया है, इसका मतलब है आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ 1-2 लोगों ने कुछ गलत कर दिया था, उनसे उम्मीद है, आशा करता हूं कि वो भी अब अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, तो फिर भी हम बता देते हैं कि जो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था, चमन परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक चमन परियोजना थी, बागवानी से संबंधित थी, जो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था। जितना ज़रूरी है उतना हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से। तो पहला है, बागवानी के क्षेत्र में पहली बार रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो मैंने लेक्चर में बताया था कि बागवानी के क्षेत्र में पहली बार ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जिससे ये पता लग रहा था कि उसकी जो सॉइल है वहाँ पे बागवानी हम जो कर रहे हैं वो सूटेबल है कि नहीं, कहाँ पे करनी है। छोटी से छोटी खेती में भी हम पता कर सकते थे। दूसरी थी, यह परियोजना महाल नोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर द्वारा इसरो सेंटर व अन्य विभागों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही था, ये मैंने बताया था उसमें। तो इसमें पूछा गया है गलत कथन का चयन करिए, तो आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2, डी ऑप्शन इज राइट। तो जिन्होंने डी लगाया था उन सबका सही है। अब हम आज की पहली योजना के बारे में पढ़ते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत से मतलब आप समझ रहे होंगे, जो परंपराओं से चली आ रही है हमारी, यानी एक प्राकृतिक तौर पे जो हम पहले खेती करते थे उसका स्वरूप अब धीरे धीरे चेंज होता जा रहा था, लेकिन दोबारा से हम परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। ओके, हम बात करेंगे योजना का स्वरूप। जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले हम योजना का स्वरूप, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। रेशियो आपको पता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का 60-40 होगा जो सामान्य स्टेट होंगे, 90-10 होगा जो नॉर्थ ईस्ट और जो पहाड़ों के एरिया होते हैं उन पर 90-10 होता है और 100% केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। ओके, लेकिन रेशियो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे पहले केंद्र, रेशियो राज्य, ठीक है ना। कब लागू हुई थी? 2015 में। क्रोनोलॉजी में लगाने आए तो हमें एक करना क्या है, नोट्स बनाते रहना है। नोट्स में सारी सीरीज़ जो योजनाएं जितनी हैं उनके सामने ईयर जैसे हम क्रोनोलॉजी जब लगाएंगे तो उसमें हमें बहुत हेल्प होगी। एम क्या है? जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक तरह से उसको प्रोत्साहन देना इसका एम है, ठीक है। तो आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY को देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है, यानी हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना है, इसलिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमें ये इस तरह की योजनाएं लागू करने की ज़रूरत पड़ रही है। यह मृदा स्वास्थ्य एवं जैविक पदार्थ सामग्री में सुधार लाएगी। मृदा स्वास्थ्य क्या होती है? मृदा स्वास्थ्य वही उसका सॉइल का ये देखना होता है कि जो पोषक तत्व जरूरी होते हैं फसल के लिए क्या उसमें हैं, वो उसके स्वास्थ्य को बरकरार रखना। और ऑर्गेनिक पदार्थ जो होते हैं इस तरह की सामग्री में मतलब हमें सुधार लाना है सॉइल में, जो धीरे धीरे छीण होते जा रहे हैं ना, उनको दोबारा से हमें लाना है। इससे क्या होगा? आय में बढ़ोतरी होगी। आय में कैसे बढ़ोतरी होगी कि अगर खर्चा कम होगा और फार्मिंग अच्छी होगी और अच्छी फसल होगी हमारी, तो हमारी आय में अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी। तो जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसको हम आगे एक लेक्चर में पूरे में पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी है ये। और दूसरा है फार्मा कल्चर। ये दो तरह की टेक्निक से हम इसकी आगे इसमें परंपरागत कृषि विकास योजना में ये 2 तरह की टेक्निक भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा फार्मा कल्चर के बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये देखो मैंने लिया है, फार्मा कल्चर होता है परमानेंट प्लस कल्चर से मिलके बना है फार्मा कल्चर, यानी परमानेंट एग्रीकल्चर कह सकते हैं। जो पहले हम करते थे
अब जो आधुनिक युग से पहले हम जो ऑर्गेनिक खेती करते थे उसी को बोला जाता है परमानेंट कल्चर, यानी परमानेंट एग्रीकल्चर इज इक्वल टू फार्मा कल्चर, ठीक है। और ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है इसका अलग से एक लेक्चर लूँगा मैं, ठीक है, किसी दिन डिस्कस कर लेंगे इसको। अब हम बात करते हैं आज की लेक्चर की दूसरी योजना क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो आप समझ रहे होंगे मृदा स्वास्थ्य अभी मैंने बताया था सॉइल का जो हेल्थ है उसके बारे में। एक कार्ड योजना, एक कार्ड इस तरह का जारी किया गया था जिससे हमें सभी किसानों को एक कार्ड दिया जा रहा था, जिससे उसकी खेती के ये कंपोनेंट पता लग रही थी, क्या क्या उसमें कंपोनेंट हैं। इससे ये पता लग जाता है, जैसे हम अपनी स्वास्थ्य का परीक्षण कराते हैं ना कि हमें हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, बीपी कितना है और इंसुलिन वगैरह ये सब चेक कराते हैं। इसकी ऐसे ही मृदा का यानी मिट्टी का, जो मिट्टी है जिसमें हमें फसल बोनी है उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो ये भी राज्य और केंद्र ने मिलकर ही इस तरह की योजना को लागू किया था। ये कब लागू हुई थी? 19 फरवरी 2015 को लागू हुई थी, ठीक है। इसकी डेट क्यों याद करना ज़रूरी है? क्योंकि इस तरह की स्कीम है ये पूरे इंडिया में बहुत अच्छी तरह से लागू की गई है। तो ये राजस्थान से स्टार्ट हुई थी, श्री गंगानगर ज़िला है उसमें, सूरतगढ़ ज़रूरी नहीं है याद रखना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, राजस्थान आप याद रख सकते हैं। राजस्थान से स्टार्ट हुई थी 19 फरवरी 2015 को। एम क्या है? उर्वरकों के उपयोग से यानी कि उर्वरकों के उपयोग से मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों में होने वाली कमी दूर करने हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी जो उर्वरक है हमारे मृदा में उनमें कमी जो हो गई है, पोषक तत्वों में जो कमी हो गई है उसको हमें दोबारा से रीबिल्ड करना है, दोबारा से उसमें करना है। किसी का फर्टिलाइजेशन कम हो गया है, कहीं पे पैदावार बहुत कम हो रही है तो उसके उर्वरकों में कमी आ गई होगी, उसके पोषक तत्व जो होते हैं उनमें कमी आ गई होगी, तो उसको हमें पहले पता करना है, फिर उसको उसके लिए बढ़ाने के लिए उसमें आगे की योजनाएं बनाएंगे। तो पहले उसका स्वास्थ्य कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी थीम क्या रही थी? स्वस्थ धरा खेत हरा। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें बिल्कुल याद रखनी है, स्वस्थ धरा खेत हरा, ओके। तो योजना के तहत मृदा की स्थिति का आकलन नियमित रूप से राज्य सरकारों द्वारा हर वर्ष में किया जाता है। हर वर्ष नहीं किया जाता, ये हर 3 साल बाद किया जाता है। मैं PDF में से सही करके आपको भेज दूंगा। हर 3 साल में किया जाता है ताकि पोषक तत्वों की कमी की पहचान के साथ ही सुधार लागू हो सके, ठीक है। वही जो मैं अभी बता रहा था। करना कैसे है एक्चुअली ये हमको, इसमें क्या है, एक तो साइंटिस्ट जो लैब बनाई गई हैं उनमें परीक्षण होगा। दूसरा एक और तरीका निकाला है इसके लिए, ग्रामीण युवा एवं किसान, जो युवा किसान हैं जिनकी आयु 40 ईयर्स है, यानी 40 साल तक के जो युवा किसान हैं उनको प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए सरकार ने छूट दी है। जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे होते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने प्रयोगशाला स्थापना कर सकते हैं वो, और नमूना परीक्षण भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी जिसका 5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है उसमें। उसके 5 लाख रुपए को 75% केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहन करती हैं, ठीक है। तो आराम से कोई भी 40 ईयर्स तक का कोई किसान है या एग्रीकल्चर पढ़ने वाला स्टूडेंट है या कोई प्रयोगशाला स्थापित करना चाहता है तो 5 लाख रुपए उसमें खर्च आएगा, 75% केंद्र और राज्य करेंगे। तो इसमें स्वयं सहायता समूह भी कर सकते हैं, कृषक सहकारी समिति भी कर सकते हैं, कृषक समूह बना सकते हैं हम अपने, कृषक उत्पादक संगठन के लिए भी यही प्रावधान है, ओके। इसमें से जो याद रखने लायक जो हमारे BPSC, UPPSC इस तरह के MPPSC एग्ज़ाम्स के लिए बस इतना ही सफिशिएंट है, ओके। तो हम आगे अगली आज के दिन की लास्ट योजना यानी 3rd योजना के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसको राष्ट्रीय कृषि बाजार भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ई-नाम, यानी ई-नाम इसका एब्रीविएशन है एक तरह का, बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। योजना का स्वरूप ऐसा है, वही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60, 40, 90, 10, 100 वाली। कब लागू हुई? 2016 में लागू हुई है, ओके। मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति यानी APMC, ओके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, मंडियों को कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत बाजार बनाने के लिए नेटवर्क प्रदान करना। यानी जो मंडियों की जो कृषि एजेंसी है ना, जो समितियां बनाई गई हैं उनके लिए कह सकते हैं एक तरह का एक मार्केट है। इसमें जो मंडी हैं सभी, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, कह सकते हैं ट्रेडिंग मार्केट नहीं होती जब हम एक जैसे फ्लिपकार्ट से हमें सारी चीज़ मिल रही हैं या अमेजोन से हमें मिल रही हैं, इसी तरह का ये ई-नाम जैसा एक है जो एकीकृत बाजार है, यानी एकल विंडो से हम सारी चीज़ें खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं या उनका रेट हम लगा सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ई-नाम मोबाइल और वेब के माध्यम से मंडियों में वस्तुओं के व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है, यानी मोबाइल और वेबसाइट और मोबाइल्स के जरिए
मंडियों में हमें ट्रेडिंग करनी है, कोई सामान हमें बेचना है, जैसे अपने सेब बेचने हैं या गेहूँ या कोई भी है, तो इस तरह की ये मार्केट है किसानों के लिए। इनम पोर्टल सभी कृषि उपज बाजार समिति APMC से संबंधित जानकारी और सेवाओं के लिए एकल खिड़की प्रदान करता है, यानी सिंगल विंडो है, इसी से हमें सारी जानकारी मिल जाती है। इसमें अन्य सेवाओं के साथ वस्तुओं के आयात और मूल्य, वही कॉस्ट उसका पता लग जाएगा। व्यापार ऑफ़र खरीदना, मार्केट में क्या ऑफ़र चल रहा है उसमें बेचना, व्यापार ऑफ़र पर प्रतिक्रिया देने के प्रावधान दिए गए हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा बस याद रखना हमें ज़रूरी होता है। बस ये किसके लिए बनाया गया है कि एक मार्केट है एक तरह का, जिसमें किसानों के लिए उनकी अच्छा मूल्य मिल सके, इन्हें ऑफ़र पता लग सके और एक ही जगह पे एकल विंडो पे, सिंगल विंडो पे हम काम कर सकें। तो आज के लेक्चर का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको जैसा कि हमारा डेली में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट में इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना होता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का लाभ क्या है? 2017 का UPSC का क्वेश्चन है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम का। ऑप्शन ए कह रहा है यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। सेकंड, यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। ओके, तो इसमें से हमें सही ढूंढना है, सही उत्तर। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। कमेंट बॉक्स में सबको आंसर देना है, गलत सही से कोई मतलब नहीं होता है। आंसर जब हम देते हैं, जब हमारा गलत हो जाता है, बाद में हमें सही पता लगता है तो हमें और ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि हम जो इंसान गलती करता है तो उसको कम भूलता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब अभी तक किया है, और शेयर करते रहिए। जैसा इनिशिएटिव सर ने लिया है बहुत अच्छा है, आप सब लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप अपने मुकाम पे पहुँचें और लक्ष्य को हासिल करें। इसी आशा से आज का लेक्चर फिनिश करते हैं, कल फिर आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।